हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। PT5 में पेपर 2 का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है साइक्लोपेंटेन, मतलब एल्केन, और एल्केन का रिएक्शन आपको करना है हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो कौन सी रिएक्शन होती है? बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट आपको क्या मिलता है? कार्बन। फ्री रेडिकल किस तरीके से बनाता है कि किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को आप हटा दो तो यहां से कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मिलेगा। इस फ्री रेडिकल पे Cl फ्री रेडिकल अटैच हो जाएगा। फाइनली क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, डाइक्लोरो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। और यहां पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो बेसिकली साइक्लोपेंटेन में 2 क्लोरीन एटम अटैच करना है और ऐसे कितने आइसोमर हो सकते हैं, यहां पर स्टीरियो आइसोमर्स को भी इंक्लूड करना है। तो आप देखिए 2 क्लोरीन एटम साइक्लोपेंटेन पे कहां अटैच हो सकते हैं? या तो दोनों क्लोरीन एटम सेम कार्बन एटम पे अटैच हो तो इसको क्या बोलेंगे? 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। एक तो ये प्रोडक्ट हो सकता है। सिमिलरली दोनों क्लोरीन डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच हो। डिफरेंट कार्बन एटम में अपने पास क्या हो सकता है? या तो 1,2 पे अटैच हो या 1,3 पे अटैच हो। 1,4 पे अटैच होगा तो वापस से 1,3 हो जाएगा, और 1,5 पे अटैच होगा तो वापस से 1,2 जैसा हो जाएगा। तो एक क्लोरीन इस तरीके से अटैच हो सकता है और एक 1,3 पे अटैच हो सकता है। स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो स्ट्रक्चरली कितने आंसर आ रहे हैं? 3। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है कि तीनों डाइक्लोरो जो प्रोडक्ट बने हैं इनमें जाके चेक करना है कि इनके कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर काउंट करके आपको आंसर बताना है। तो अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की पॉसिबिलिटी आपको देखनी है। पहली स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो कोई कायरल कार्बन नहीं है, कहीं से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं हो सकता। तो ये तो बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर है और स्टीरियो केमिकली भी ये एक ही है। अगली स्ट्रक्चर पे आ जाओ। यहां पर बेसिकली 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। 2 कायरल कार्बन के अबाउट 2⁻²। मैक्सिमम कितने आइसोमर आते हैं? 4। लेकिन यहां पे 4 आइसोमर नहीं होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल कायरल कार्बन है। एक RR होगा, एक SS होगा, एक RS होगा, एक SR होगा। RS और SR दोनों सिमिलर होंगे तो टोटल कितने आइसोमर आएंगे? यहां से 3। सिमिलरली यहां पे भी 2 ही कायरल कार्बन है लेकिन सिमेट्रिकल कायरल कार्बन है, तो सिमेट्रिकल कायरल कार्बन में यहां पे भी टोटल कितने आइसोमर बन जाएंगे? 3। 2⁻²। 4 यहां पे आइसोमर नहीं आएगा तो 3 आइसोमर प्लस 3 आइसोमर प्लस 1 आइसोमर। टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करते हुए कितने आ सकते हैं? 7। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत इजी था और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, केवल यहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थोड़ा डिफरेंट है। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम पहले से अटैच है। वापस से क्लोरीनेशन आपको करना है, मोर इंपोर्टेंटली फोटो क्लोरीनेशन करना है, और फोटो क्लोरीनेशन के बाद डाइक्लोरो प्रोडक्ट आपको बता दें। एक क्लोरीन इसमें से पहले है तो आपको बेसिकली एक ही क्लोरीन एटम अटैच करना है और डाइक्लोरो प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करते हुए बताने हैं। अब ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है और इस कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये फिक्स कर रखा है। हमें कैसे पता चला? कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। अगर यहां पे रिएक्शन नहीं होता है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्लोरीन रिएक्शन नहीं करता है तो इस पर्टिकुलर कायरल कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको फिक्स रखोगे, यहां से कोई भी स्टीरियो आइसोमर काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप बेसिकली इसमें सेकंड क्लोरीन एटम अटैच करके देख लो। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है। इस 1 डिग्री पे अटैच करेंगे क्लोरीन एटम तो इस 1 डिग्री पे भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री कार्बन एटम सिमेट्रिकल नहीं है। इस 1 डिग्री कार्बन एटम के पास में क्लोरीन है, इस 1 डिग्री कार्बन एटम के पास में कोई भी क्लोरीन नहीं है। दोनों अनसिमेट्रिकल है, मतलब दोनों जगह क्लोरीन एटम को अटैच किया जा सकता है। सिमिलरली 2 डिग्री पे अटैच किया जा सकता है, इस 2 डिग्री पे अटैच किया जा सकता है। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी? 4। लेकिन आपको क्या काउंट करना है? स्टीरियो आइसोमर। तो यहां क्लोरीन अटैच करते हैं CH2 CH3 CH2Cl। अब ये बेसिकली अपने पास एक स्ट्रक्चर है और स्टीरियो केमिकली आप इसको 2 काउंट मत करना कि सर यहाँ पे कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के अबाउट 2 आइसोमर पॉसिबल है।
तो 2 काउंट नहीं करना है, एक ही काउंट करना है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कायरल कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करके दे रखा है। लेट अस से कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो आप यहाँ पे R और S दोनों आइसोमर अज्यूम नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कोई रिएक्शन हमने नहीं किया है। सेकंड अपने पास सेकंड कार्बन पे ही अटैच हो, तो दोनों क्लोरीन आएंगे यहाँ पे, और अब ये बेसिकली कायरल नहीं होगा, कायरल नहीं होगा तो यहाँ पे किसी कॉन्फ़िगरेशन को लेने का जरूरत ही नहीं है, ये एक ही आइसोमर है और स्टीरियो केमिकली भी एक ही होगा। अगला अपन आ जाते हैं थर्ड वाले पे, जहां रिएक्शन नहीं है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मेंटेन करनी है। CHCl यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच कर दिया, तो यहाँ पे एक न्यू कायरल कार्बन बन गया। इस न्यू कायरल कार्बन के अबाउट 2 आइसोमर पॉसिबल है, इसको आप वैसे ही मेंटेन करना, यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 कायरल कार्बन यहाँ पे काउंट कर रहे हो और 2 कायरल कार्बन के अबाउट मैक्सिमम 4 आइसोमर काउंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ बेसिकली एक ही कायरल कार्बन बन रहा है नया वाला, और इसी के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, तो 2 आइसोमर यहाँ से पॉसिबल है, और एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दो, कोई कायरल कार्बन का फॉर्मेशन नहीं है, स्ट्रक्चरली भी एक है और स्टीरियो केमिकली भी एक ही है। तो 1 + 1 + 1 + 2 टोटल आइसोमर इसके कितने आ गए, 5। तो ये पहले दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एप्लीकेशन था, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन में होता है। प्रोडक्ट हम बहुत इजीली बना सकते हैं, किसी भी कार्बन आइटम से एक हाइड्रोजन आइटम हटाया और वहां पे क्लोरीन आइटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। यहां बेसिकली जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है वो केवल इतना होता है कि किसी भी एल्केन का आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किया, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाया, तो उस मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जितने भी पॉसिबल है यहां पर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर अगर आपको काउंट करना पड़े तो ही गलती हो सकती है, और यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन दोनों क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट 18 क्वेश्चन इंटीजर टाइप है और लास्ट 2 क्वेश्चन कॉलम मैच है। पेपर का जो लेवल है वो बहुत इजी है, इतने इजी लेवल का पेपर जेईई एडवांस में कभी भी आपको नहीं मिलेगा, तो लेवल बहुत इजी है, स्कोर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिएक्शन मैकेनिज्म 3 पे बेस्ड है। ईथर क्लीवेज अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। X मोल ऑफ HI, ये अपने को एक ईथर दे रखा है और इस ईथर में बेसिकली HI से रिएक्शन करना है। HI से रिएक्शन करने के बाद ये जो ईथर वाला बॉन्ड होता है ये क्लीव हो जाता है, और क्लीव होने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलता है। यहां पर बेसिकली बेंजीन रिंग है तो अराइल हैलाइड मिलेगा और अल्कोहल टाइप से मिल सकता है। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म फॉलो करोगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आ सकता है। बिना मैकेनिज्म फॉलो किए अगर आपने आंसर बनाने की कोशिश करी तो फिर वो गलत आएगा। बिना मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो आप क्या सोचोगे कि एक जगह से तो अराइल हैलाइड मिल जाएगा, एक जगह तो H+ अटैच हो गया, एक जगह I- अटैच हो गया। जहां पे I- अटैच हो गया वो तो अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड बन गया, जहां पर H+ अटैच हो गया वो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल का फर्दर HI से रिएक्शन करने के बाद अल्काइल आयोडाइड या अराइल आयोडाइड मिल सकता है। इस तरीके से मैक्सिमम आप बहुत सारे अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर रिएक्शन बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। अब आप देखिए, ईथर में HI के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो SN1 या SN2 दोनों मैकेनिज्म फॉलो हो सकते हैं। SN1 मैकेनिज्म कब फॉलो होता है, एक बार मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूं। HI बेसिकली एसिड है, H+ I-, OR बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, अल्कोक्साइड आयन कभी भी लीव नहीं करता है। तो ईथर में जो नॉर्मल कंडीशन है वहां तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिविंग ग्रुप बहुत घटिया है। लिविंग ग्रुप घटिया है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। लेकिन ईथर में एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H+ एटम ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैच हो जाता है, जिससे ये क्या बन जाएगा, OR-H+ और एक लोन पेयर। अब ये बेसिकली ROH, ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी SN1 होगा या SN2 होगा, ये डिपेंड करता है R और R' पे। इन दोनों में से अगर कोई भी एक 3 डिग्री है तो ये लिविंग ग्रुप पहले ही लीव कर जाएगा। लिविंग ग्रुप पहले ही लीव कर गया तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट केवल कौन सा स्टेबल हो सकता है, 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो उस केस में SN1 अगर आपको फॉलो करना है
और अगर मान लो कि R और R डैश इन दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो 3 डिग्री नहीं है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता तो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है। बेसिकली SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना, SN2 फॉलो करना है। SN2 में हम किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं कि जिस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एकदम सेम टाइम में लीविंग ग्रुप लीव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? लेस हिंडर्ड साइट पे। तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में देख लो कि कहीं पे भी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन सकता है। ये सारा कुछ वापस से हटा देता हूं। ईथर लिंकेज अपने पास टोटल 4 है। यहां पर अगर आप चेक करो तो यहां पे इस जगह कहीं पे भी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन सकता। इधर इथाइल है, 1 डिग्री अल्काइल है, यहां पे भी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन सकता। मतलब SN2 की बात करेंगे तो SN2 की अगर बात होगी, ये सब इस तरीके से एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर रखे हैं। H+ अटैच हो गया, इथाइल को मैं बहुत सही से बना देता हूं। यहां पे भी H+ अटैच हो गया, एक्सिस ऑफ HI आपको दे रखा है। I- इस कार्बन पर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। I- सिमिलरली इस कार्बन पर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो 2HI का यूटिलाइजेशन तो हो गया। CH3CH2I 2 मोल ये आपके पास फॉर्म हो गए, और बाकी ये प्रोडक्ट अपने पास क्या आ गया। अभी आगे भी कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको भी चेक करेंगे। यहां पे वापस से ईथर लिंकेज है और अल्कोहल है। अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड रिएक्शन करता है। हैलोजन एसिड रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? अल्काइल हैलाइड। लेकिन इस पर्टिकुलर अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। रीजन आपको पता है, OH किससे अटैच्ड है? फिनाइल ग्रुप से। और फिनाइल ग्रुप से अगर ये अटैच्ड है तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड यहां से क्लीव नहीं हो सकता। एक बात आप वो देखो कि अगर मान लो कि आप फिनोल की HI के साथ रिएक्शन करो और सिंपल अल्कोहल और HI हैलोजन एसिड के रिएक्शन से क्या मिलता है? अल्काइल आयोडाइड। अगर वही मैकेनिज्म आप फॉलो करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? H+I-, ये लॉन पर H+ पर अटैक करेगा तो ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया OH2+। अब क्या करोगे? I- इधर अटैक करेगा, ये लीव करेगा यहां से, लेकिन ये यहां से लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बेसिकली बेंजीन पे स्टेबल नहीं हो सकता। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बोकेटाइन है, ये कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, और इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये अकर नहीं होता है। तो बेसिकली अल्कोहल के साथ HI फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ ईथर पे भी HI फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सेम कंसेप्ट है। ये ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा स्ट्रांग होगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो बेसिकली HI के केवल 2 ही मॉलिक्यूल का यूज हुआ है, और कंप्लीट मैकेनिज्म अगर आपको पता होता तभी इस क्वेश्चन का आप अच्छे से आंसर बना पाते हैं। 2 मोल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है? हाउ मेनी आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं करना है, केवल स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज ही आपको काउंट करनी है। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O रिएक्ट विद CH3MgBr टू इवॉल्व CH4 गैस। CH3MgBr टू इवॉल्व CH4 गैस। तो ये बेसिकली क्या है? ग्रेगनार्ड रिएजेंट है। CH3- MgBr पॉजिटिव। CH3- अल्काइल कार्बोनाइन बहुत अच्छा बेस भी होता है, वेरी गुड बेस, और बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में आपके पास क्या प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग CH3- बिहेव करेगा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अगर एसिडिक प्रोटॉन है तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होगा, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इधर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फिलहाल आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है? CH4। इसका मतलब CH3- यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने वाला है, तो यहां पर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। C4H10O इसका DU कितना आ रहा है? 0। DU 0 है, मतलब कि सारा का सारा सिंगल बॉन्डेड है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सारा का सारा सिंगल बॉन्डेड है और कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि DU 0 दे रखा है।
तो जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ होगा तो या तो अल्कोहल बना सकता है या ईथर बना सकता है। ईथर हमें बनाना नहीं है क्योंकि एसिडिक प्रोटोन का रिक्वायरमेंट है। ईथर में कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं होता है, अल्कोहल में एसिडिक प्रोटोन है। तो बेसिकली C4H10O के डिफरेंट अल्कोहल आपको बनाना है और जितने भी अल्कोहलिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनेगी उनको स्टीरियो केमिकली काउंट नहीं करना है, केवल स्ट्रक्चरली आपको काउंट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, एक तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है ये। तो बताइए कार्बन 4 है, DU आपको मेंटेन करना है, 0 मतलब सारे सिंगल बॉन्ड रखना है। तो 4 कार्बन के अपने पास कितने आइसोमर होते हैं? 2 ही होते हैं, या तो ब्यूटेन होता है या आइसोब्यूटेन होता है। इसमें एक OH ग्रुप आपको सब्स्टिट्यूट करना है, या तो फर्स्ट पे जा सकता है या सेकंड पे जा सकता है। सिमिलरली या तो मिडिल में जा सकता है या टर्मिनल पे जा सकता है। तो टोटल कितने आइसोमर आ जाएंगे? 4 आइसोमर ऑफ C4H10O। और ये सारे आइसोमर क्या होंगे? अल्कोहल। अल्कोहल में एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट होता है, CH3 माइनस एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा, CH4 गैस बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर कितना आ गया? 4। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मोल्स ऑफ RMGX कंज्यूम्ड इन गिवन कंपाउंड। एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का RMGX के साथ रिएक्शन करना है। तो फाइनली RMGX के कितने मैक्सिमम मोल यूटिलाइज हो सकते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने क्लास में बहुत कर रखे हैं। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 माइनस या R माइनस कार्बोनाइन बहुत अच्छा बेस होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है। तो इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान रखते हुए ये आपको फाइंड आउट करना है कि कितने मोल यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो RMGX इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये सॉल्वेंट होता है, ये एक्सिस में आपको दे रखा है, और इसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है उसका एसिडिफिकेशन करना होता है। एसिडिफिकेशन, फाइनली प्रोडक्ट बन जाते हैं। आपको केवल इतना काउंट करना है कि RMGX के कितने मैक्सिमम मोल यहाँ पे यूटिलाइज हो सकते हैं। तो R माइनस मिलेगा। R माइनस क्या कर सकता है? एसिडिक प्रोटोन को भी रिमूव कर सकता है। 1 मोल तो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव आपको दे रखे हैं, एसिड डेरिवेटिव में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो R माइनस पहले इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। पहली बार तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2TH। और SN2TH रिएक्शन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन में। कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, फाइनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रोडक्ट ये बना के देता है। तो अगेन R माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, O माइनस एसिडिफिकेशन करने के बाद O माइनस H प्लस को रिमूव करेगा, और इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। या तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, या 2 डिग्री, या 3 डिग्री, डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैसा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने कौन सा यूज किया है। तो ये अल्कोहल तक फाइनली कन्वर्ट करता है, और इसका सेकंड मोल भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है। तो एसिड डेरिवेटिव में बेसिकली 2 मोल यूटिलाइज होते हैं। पहली बार SN2TH होता है, सेकंड टाइम NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो 2 मोल यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, 2 मोल यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। 1 एसिडिक प्रोटोन में चला गया, और ये तो पहले ही कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहाँ केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मोल, 1 मोल, 2 मोल एंड 2 मोल, टोटल 6 मोल RMGX का यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन ORM 1 में भी कर रखे हैं, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो चैप्टर है उसमें फाइनल लेक्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे था, तो वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है एकदम स्टैंडर्ड है, और ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के आप आंसर बहुत अच्छे से बना सकते हो। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ प्रोडक्ट आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है, और रिएक्शन आपको दे रखा है। रिएक्शन बहुत इजी है, जितना टाइम लग रहा है ना मेरे को इसको बनाने में, उससे जल्दी तो अभी आंसर आने वाला है। CH3MgBr एक्सिस, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास क्या है? एस्टर है। यहां पे क्या होगा? फर्स्ट टाइम तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा,
एस्टर से क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। उसके बाद सेकेंड टाइम क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और फाइनली अल्कोहल बना के छोड़ेगा इसको। तो बेसिकली हर किसी लोकेशन पे 2 टाइम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। O- एसिडिफिकेशन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+, तो ये अल्कोहल बन गया। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पे भी बेसिकली 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, इधर भी 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट आपको बना के दे रखा है, ये आपको बताना है कि ये टोटल प्रोडक्ट अपने पास कितने, मतलब कि टोटल स्टीरियो आइसोमर इसके कितने पॉसिबल हैं। यहाँ तो कोई कायरल कार्बन है नहीं, यहाँ पहले से कायरल कार्बन है, तो इन कायरल कार्बन पे बेसिकली इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर हमें काउंट करना है। तो 1 कायरल कार्बन 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन के अबाउट 2^2, 4 मैक्सिमम आंसर हो सकता है, लेकिन 4 यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन का एनवायरमेंट और इस कायरल कार्बन का एनवायरमेंट दोनों का सेम है। तो बेसिकली या तो दोनों कायरल कार्बन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, RR, एक ये स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, एक ये स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, एक RS और SR, लेकिन RS और SR दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दे रखा है, बस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को थोड़ा सा चेंज किया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी टोटल स्टीरियो आइसोमर आपको कैलकुलेट करने हैं। यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस बार आपको क्या दे रखा है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। एसिड डेरिवेटिव में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2TH रिएक्शन हुआ। SN2TH रिएक्शन होने के बाद कार्बोनिल कंपाउंड में क्या बन गया, कीटोन। कीटोन में फर्दर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH3 माइनस MgBr पॉजिटिव ईथर की प्रेजेंस में। इसके बाद क्या करना होता है, एसिडिफिकेशन। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। अब बताइए, ये जो कार्बन होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस तरीके से बना के दिखा देता हूं मैं। ये एक वैलेंसी है CH3, एक वैलेंसी है CH3 और एक वैलेंसी है O। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस अटैक कर सकता है, लेट अस से कि ये सारा का सारा एटम प्लेनर तो है ही सही और इसी पर्टिकुलर बोर्ड के प्लेन में सभी एटम्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो ये जो ऊपर वाला स्पेस है और बोर्ड के जो पीछे वाला स्पेस है, दोनों कंप्लीटली एम्प्टी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो बेसिकली कितने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आती है, 2 प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर बेसिकली वही आपको दे रखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O में जब CH3 माइनस अटैक करेगा तो 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में 2 C डबल बॉन्ड O आपको बना के दे रखे हैं, इन दोनों से अल्कोहल में ही कन्वर्ट करना है और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका स्टीरियो आइसोमर काउंट करके आपको बताना है। तो बताइए, CH3 माइनस इधर नीचे से अटैक कर सकता है, इधर में भी नीचे से अटैक कर सकता है, ठीक है। इधर ऊपर से अटैक कर सकता है, इधर ऊपर से अटैक कर सकता है, ये भी ठीक है। यहाँ टॉप से अटैक कर सकता है, इधर बॉटम से, इधर बॉटम से अटैक कर सकता है, इधर टॉप से अटैक कर सकता है। तो बेसिकली टोटल 4 पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके टोटल 4 आंसर नहीं बन सकते क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन बनेगी ना। जैसे मान लो कि अगर CH3 माइनस ने ऊपर से अटैक किया तो CH3 माइनस ऊपर अटैच हो जाएगा, नीचे किसको जाना पड़ेगा, O माइनस। O माइनस पे एसिडिफिकेशन के बाद H+ आ जाएगा। इधर ऊपर से अटैक किया तो नीचे किसको जाना पड़ेगा, OH को। अगली बार CH3 अपने पास कहाँ हो सकता है, इधर ऊपर हो जाएगा तो इधर नीचे हो सकता है। अगली बार यहाँ पे ऊपर OH है तो नीचे कौन चला जाएगा, CH3। यहाँ पे अपने पास नीचे CH3 है ना, ठीक है। नीचे CH3, ऊपर OH, इधर ऊपर CH3, नीचे OH। टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन 4 पॉसिबिलिटी में से एक सिमिलर आने वाला है। वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि अगर आप इस तरीके से चाहें तो कंप्लीटली स्टीरियोकेमिकली इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या चाहे तो आप ऐसे ही देख लो कि सिमेट्रिकल कंडीशन बनेगी। 2 कायरल कार्बन है तो 2 कायरल कार्बन में सिमेट्रिकल कंडीशन में 2^2, 4 आंसर नहीं आएगा, केवल 3 आंसर आएगा। अब 3 आंसर कौन सा होगा कि इन दोनों में से एक जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर आएगा। तो आप देख लो, जब CH3 और CH3 दोनों सेम साइड हैं तो बेसिकली यहाँ पे POH प्रेजेंट है।
पीओएस प्रेजेंट हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ CH3 और CH3 जब दोनों सेम साइड प्रेजेंट है नीचे, तो यहाँ पे भी पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये दोनों कंपाउंड बेसिकली यहाँ पे सेम है। ऐसा मत अज्यूम कर लेना कि CH3 और CH3 यहाँ पे ऊपर है, CH3 और CH3 यहाँ पे नीचे चले गए, तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव मिरर इमेज क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज इमेंशोमर होता है। तो 1, 2 और 3, टोटल 3 आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर ही बेस्ड है। अगेन एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमें दे रखा है और इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का एक्सिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाना है। ये आपसे पूछा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैक्सिमम कितने मोल यूटिलाइज हो सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, यहां पर C डबल बॉन्ड OMe एस्टर बना दे रखा है, यहां पर एसिडिक प्रोटॉन है और इधर क्या है? OH है, NH, यहां पे टर्शरी ब्यूटाइल है। रिएक्शन किससे करना है? पहले CH3 या PHMgBr। इसके x मोल यूटिलाइज होंगे। x का आंसर आपको बताना। सेकंड आपने रिएक्शन किया है CH3CHO और थर्ड रिएक्शन किया है एसिडिफिकेशन। फाइनली इन्होंने प्रोडक्ट भी बना के दे रखे हैं, तो एग्जैक्टली आपको ये प्रोडक्ट भी बना लेना है, टर्शरी ब्यूटाइल। इधर अपने पास क्या है? OH, C डबल बॉन्ड OMe। तो यहां पे इन्होंने क्या लगा दिया? प्रोडक्ट में अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। इधर pH और pH है। फाइंड आउट करना है कि PHMgBr जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मैक्सिमम मोल यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं। तो बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो pH माइनस है, बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करेगा, एसिड बेस भी करेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं। उन सभी एसिडिक प्रोटॉन को ये रिमूव कर सकता है। नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन है, ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये एसिडिक प्रोटॉन है। तो जब ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो क्या बनेगा? O- N- टर्शरी ब्यूटाइल। यहां पे क्या बनेगा? O-। और यहां आपको क्या दे रखा है? एस्टर। एस्टर में यहां पे बेसिकली फर्स्ट टाइम तो क्या होगा? एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2TH होगा। pH माइनस अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन में। और ये कीटोन पे वापस से सेकंड टाइम अटैच करेगा, तो ये वापस से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस पर्टिकुलर कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे H+ आ जाएगा, वापस से इधर भी H+ आ जाएगा, इधर भी H+ आ जाएगा, इधर भी H+ आ जाएगा। तो ये जो OH आपको दे रखे थे या जो NH आपको दे रखे थे, यहाँ पे तो अल्टीमेटली कोई भी आपको चेंज नोटिस नहीं होगा, लेकिन चेंज यहाँ पे हुआ था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा, तो फर्स्ट मोल इसका एसिडिक प्रोटॉन को खाएगा, सेकंड मोल, थर्ड मोल सब एसिडिक प्रोटॉन को खाएंगे, तो 3 मोल तो यही यूटिलाइज हो गए। और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव को फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट करके छोड़ेगा, तो 2 मोल यहाँ पे यूटिलाइज हो गए। तो टोटल कितने मोल का यूटिलाइजेशन हुआ है? 5। ये CH3CHO यहाँ पे फालतू ही दे रखा है, इसका बेसिकली इस रिएक्शन में कोई भी काम नहीं है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले, ये इस पेपर में बहुत सारे आपको दे रखे हैं और इन सारे क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो चुका है कि कभी भी एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दिया जाए और इसके रिएक्शन एक्सिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर करना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैक्सिमम कितने मोल यूटिलाइज हो सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली कहां पे अटैक करता है? जहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। सिमिलरली एल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कि उसमें कीटोन भी आ गया, इन पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, और फाइनली एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। टोटल 3 रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पॉसिबल है और इन तीनों रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूटिलाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी सारी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बना के दे रखी हैं, बेंजीन रिंग से कुछ ग्रुप अटैच करके आपको दे रखे हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड्स व्हिच रिएक्ट्स स्लोअर विद बेंजीन इन ARSE रिएक्शन। तो कोई भी अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड है और बेंजीन रिंग है,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करना है। तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, ARAC रिएक्शन आप इसको बोलते हो। तो जो भी अपने पास रिएजेंट आपको दे रखा है, ये रिएजेंट से आपको क्या मिलना होता है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड पे अटैक करता है। जिस कार्बन आइटम पे ये अटैच होता है उस कार्बन आइटम से फिर सेकंड स्टेप में बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बोकेटाइन के साथ मिलकर वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से हम बनाते हैं। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे H+ एटम को हटा दो और E+ इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दो और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है, केवल आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से कंपाउंड में, या तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में या बेंजीन रिंग में कहां पर ARAC रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल उतना ही इजीली अटैक कर सकता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आएगा, ज्यादा। तो बेसिकली अपने पास ये जो ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिकली यहाँ पर रेट क्या आ जाएगा, ज्यादा। और ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो रेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, कम, इन कंपैरिजन टू बेंजीन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई कंपाउंड विच रिएक्ट स्लोअर। तो बेसिकली जो भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग आपको दे रखा है, इस बेंजीन रिंग में ARAC रिएक्शन का रेट बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो होना चाहिए। तो स्लो कब हो सकता है, जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेसिकली आप चेक कर लो कि बेंजीन में कहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वहीं पर ARAC रिएक्शन का रेट स्लोअर आएगा। OMe लगा रखा है, NHAC, BH2, CN, NO2, COOET, CHO, COOH, CD3, NH, COR, OCO, R और NO। चेक कर लेते हैं। OMe क्या लगाता है, प्लस M। लॉन पेयर गैप और पाई, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ जाते हैं, पाई की तरफ। प्लस M लगाएगा तो यहाँ पे तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, ARAC रिएक्शन का जो रेट है इंक्रीज हो जाएगा। हमें इंक्रीज नहीं करना है, डिक्रीज करना है। तो ये क्या लगाता है, प्लस M, ये भी प्लस M। बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये बेसिकली कार्बोकेटाइन की तरह ही तो वर्क करता है ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल की तरह जाएंगे। तो ये क्या लगाता है, -M। CN क्या लगाता है, -M। NO2 -M। COOET डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। और अगर आप इसको बेंजीन से कनेक्ट करोगे तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन किस तरफ है। ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज होंगे। तो बेसिकली ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब इसका भी क्या लगेगा, -M। CHO का -M लगता है, COOH -M लगता है, CD3 + HC। NH डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर है तो बेसिकली ये भी क्या लगाएगा, +M लगाएगा। किसी के भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे अगर लॉन पेयर है और वो ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की तरफ डीलोकलाइज होते हैं। इलेक्ट्रॉन बेसिकली बेंजीन रिंग के अंदर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इसका जो बेसिकली इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, +M। तो ये +M भी आप हटा दो। N डबल बॉन्ड O, ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डीलोकलाइज होते हैं। तो यहां पर भी बेसिकली ARAC रिएक्शन का रेट स्लो आएगा। OCOR डायरेक्टली अटैच्ड एटम O है, C डबल बॉन्ड O नहीं है, तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम ये जब O है तो यहां पर O पे क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर। ये लॉन पेयर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की तरफ डीलोकलाइज हो सकते हैं, इसका +M लगेगा। थोड़ा बहुत +M कम है लेकिन +M ही लगेगा। तो +M लगेगा तो यहां पर भी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन कंपैरिजन टू बेंजीन ज्यादा ही आएगा। तो बेसिकली कितने ग्रुप हो गए, 2 3 4 5 6 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 7।
बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल इतना आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन हो सकता है? -M, -Hc और -I। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक स्लो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे आ गए हम। बहुत इजी क्वेश्चन है इस पेपर में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको बना के दे रखे हैं, दोनों का मोनोक्लोरिनेशन करना है और मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आपको काउंट करना है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो ये तो और भी ज्यादा इजी हो गया। स्टीरियो आइसोमर पे आपको ध्यान नहीं देना, केवल स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज ही काउंट करनी है। पहला कंपाउंड क्या है? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और अगला कंपाउंड क्या है? मिथाइल ब्यूटेन। मोनोक्लोरिनेशन आपको करना है इन प्रेजेंस ऑफ HNu, हैलोजन से रिएक्शन करेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा और फाइनली हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके क्लोरीन एटम अटैच होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब बताइए इसमें डिफरेंट जितने कार्बन है, हर किसी कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो सकता है, तो डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। ये 1 डिग्री पे अटैच हो सकता है या 3 डिग्री पे अटैच हो सकता है। इस 3 डिग्री रेस्पेक्ट में ये दोनों 2 डिग्री सिमिलर है, यहाँ अटैच होगा तो इधर नहीं, इधर अटैच होगा तो इधर नहीं। तो टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर तो यहां से आ गए। इधर इस कार्बन के अबाउट ये दोनों 1 डिग्री सिमिलर हैं, तो यहां अटैच होगा तो यहां नहीं। ये दोनों 1 डिग्री सिमिलर नहीं है क्योंकि इस 1 डिग्री के पास में CH3 है, इस 1 डिग्री के पास में CH3 कहाँ है? तो यहां पे भी अटैच हो सकता है, 3 डिग्री पे अटैच हो सकता है, 3 और 2 डिग्री पे भी अटैच हो सकता है। तो टोटल 4 स्ट्रक्चरल यहां से पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल 8 आइसोमर पॉसिबल हैं जब इन दोनों कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन किया जाए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। पेपर के बारे में मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि पेपर बहुत इजी है, जेईई एडवांस लेवल का पेपर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने केवल सिलेबस भी कंप्लीट किया है, केवल लेक्चर्स भी अगर आपने देखे हैं ना, तो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत अच्छा है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पैसेज टाइप का। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए ये गेस करना है कि कौन से रिएक्टेंट से आपने स्टार्ट किया था। ये सब हटा दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन आप पढ़ना अच्छे से। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड A हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H10। C6H10 है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 6 × 2 12 + 2 14 - 10 4 डिवाइडेड बाई 2। du इसका कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं और साइकिल भी हो सकता है और हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तो यहाँ कोई चीज प्रेजेंट है नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव और बनाना है आपको। कंपाउंड गिव्स प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद AgNH3 होल ट्वाइस OH-। तो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH-। ये टॉलेंस रिएजेंट है अपने पास। टॉलेंस रिएजेंट किसका पॉजिटिव टेस्ट देता है? कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड का देता है, कीटोन का नहीं देता है। कीटोन और एल्डिहाइड को कभी भी सेपरेट करना है तो टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया जा सकता है। और एक बात और बताया था कि टॉलेंस रिएजेंट टर्मिनल अल्काइन के साथ भी रिएक्शन देता है। टॉलेंस रिएजेंट अपने पास किस में होता है? बेसिक मीडियम में होता है ना। तो बेसिक मीडियम है और यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है, तो ये क्या करेगा? एसिडिक प्रोटोन को रिमूव कर लेता है। तो ये बेसिकली व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट PPT। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये एक्टिवली या पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली अपने पास क्या हो गया? अल्काइन। और अल्काइन में भी कौन सा हो गया? टर्मिनल अल्काइन। अल्काइन में अपने पास क्या होता है? डबल पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहीं पे 2 du कंपनसेट हो गया। इसके बाद का जो सारा स्ट्रक्चर है वो सारा स्ट्रक्चर पहली बात तो ओपन है, उसमें कहीं पे भी अगर आपने क्लोज किया, क्लोज करने पर साइकिल बनता है, साइकिल बनाने पर 1 du का रिक्वायरमेंट और होगा। यहाँ पे 2 ही du है, दोनों du हमने खर्च कर दिया अल्काइन बनाने में, ओ du अपने पास है नहीं। तो ये स्ट्रक्चर ओपन होगा और बाकी के जो बॉन्ड है वो सारे के सारे सिंगल होंगे। तो बेसिकली आप कौन सा टर्मिनल अल्काइन यहाँ पे बना सकते हो बताइए? अगला तो ये किससे? कार्बन से कनेक्ट होगा ही होगा। अब अपने पास टोटल 3 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम सफिशिएंट है, सारे सिंगल बॉन्ड आपको मेंटेन करने हैं और ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइन बनाना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट किया मैंने, हाइड्रोजन तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने मान लो कि 3 कार्बन इसी तरीके से कनेक्ट कर दिए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो बना नहीं।
तो और कैसे किया जा सकता है कि एक कार्बन इधर, दो कार्बन इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये ऑप्टिकली एक्टिव बन गया क्योंकि यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन और C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये अल्काइन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से तो आपको ये पता चल गया कि टर्मिनल अल्काइन में क्या स्ट्रक्चर होगी, C6H10 का। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। जब इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो C6H14 बनता है, C6H14 बनता है। इसका DU कितना है, बेसिकली 0, इसका DU कितना है 2। तो यहां से यह भी पता चल गया कि यहां पे कोई साइकिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो साइकिल होता तो साइकिल का आप हाइड्रोजनेशन नहीं कर पाते। तो प्रोडक्ट में भी आपके पास एक तरीके से क्या होता, साइकिल प्रेजेंट होता, साइकिल प्रेजेंट होता तो DU होता, और DU है तो ये फॉर्मूला C6H14 नहीं आ सकता था, C6H12 आ सकता था, C6H10 आ सकता था, लेकिन C6H14 नहीं आ सकता क्योंकि इसका DU बेसिकली कितना है 0। तो इस स्टेटमेंट से भी आपको ये पता चल रहा है कि इनिशियली जो अल्काइन आपको बनाना है वहां पर कोई भी साइकिल मेंटेन नहीं करना है। अगला क्या है, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है भाई, इसका हाइड्रोजनेशन अगर आप करोगे तो ये बन गया, यहां कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, दोनों इथाइल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आगे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय ट्रीटमेंट विद O3H2O2। O3H2O2 के साथ इसका रिएक्शन करना है, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करना है, और उसके बाद H+ हीट आपको करना है। टोटल 3 रिएजेंट आपने यूज किए हैं टर्मिनल अल्काइन के लिए, और फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएगा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपने बता दिया, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का आपको क्या करना है, ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ट्रिपल बॉन्ड को डायरेक्ट ब्रेक किया और सीधा किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। और आपको बता ही रखा है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में फॉर्मिक एसिड नहीं मिल सकता, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये, रिड्यूस करके कहां पहुंचा देगा, अल्कोहल तक। इसके बाद क्या करना है, H+H2O। तो बेसिकली अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में हीट करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन E1। H+ कहां पे अटैच होगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुड लीविंग ग्रुप OH2+ में। OH2+ में लीव कर गया, ये क्या बनता है E1 रिएक्शन में, कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन कहाँ है, 1 डिग्री पे। 1 डिग्री से कहाँ माइग्रेट करेगा, 2 डिग्री पे, क्योंकि 2 डिग्री पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट, एक स्टेप तो ये आ गया। इसके बाद ये 2 डिग्री से कहाँ माइग्रेट करेगा, 3 डिग्री पे, क्योंकि 3 डिग्री पे 2 डिग्री से और भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। और हर किसी स्टेप में जब कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है तो ये कार्बोकेटायन इधर अगर जा रहा है तो यहां से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन माइग्रेट करता है, हाइड्रोजन। और दोनों के केस में यहां पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन ने माइग्रेट किया होगा, यहां भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ने ही माइग्रेट किया है। तो फाइनली ये कार्बोकेटायन आपने स्टेबल बना लिया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, बीटा कार्बन से H+ को आपको रिमूव करना है, और एक ही प्रोडक्ट आपको बनाना है। मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं हमेशा, तो ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये दोनों बीटा कार्बन सिमिलर है। यहां से अगर आप H+ को रिमूव करोगे तो स्टेबल, मोर स्टेबल एल्कीन, मतलब कि सेटजेफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये एल्कीन मिल गया। अब एल्कीन के लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे कितना आ गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 अल्फा हाइड्रोजन, क्या ये सही है? आप इसमें देख लो एक बार, ये पॉजिटिव इधर चला गया, थ्री डिग्री पे चला गया। 3 डिग्री पे जाने के बाद ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है, और ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहां से H+ को रिमूव करेगा तो इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 3 है, 3 + 3 + 2, टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन। एकदम सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली बहुत अच्छा था।
पहले तो आपने ये पता किया कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पता करने के बाद ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, यहां से आपको क्या मिल गया, अल्कोहल। अल्कोहल के बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन हमने किया है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इवन एलिमिनेशन होता है, और इवन एलिमिनेशन में फाइनली ZF एल्कीन आपने बना दिया, और ZF एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम्स हमने काउंट किए, टोटल कितने आ गए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, काफी मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दे रखा है एल्कीन। एल्कीन का रिएक्शन किससे किया है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन का एडिशन करना है एल्कीन पे। इसके बाद क्या करना है, NaNH2 हीट। NaNH2 बहुत ही अच्छा बेस होता है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की बहुत अच्छे बेस में रिएक्शन करोगे तो एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद फाइनली क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है, या अल्काइन भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कितना टाइम एलिमिनेशन किया है। इसके बाद HgSO4 से रिएक्शन करना है हैवी मेटल कैटाइन। रिएक्शन तो डाइल्यूट H2SO4 से होता है, ये बेसिकली कैटालिटिक अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद क्या करना है, NaOD इन प्रेजेंस ऑफ D2 एक्सिस। तो ये बेसिकली टॉटोमेरिज्म वाले पे आ गए अपन। इसका मतलब मुझे पता है कि फाइनली यहाँ पे जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन की ही NaOD D2O के साथ एक्सिस में जब रिएक्शन करते हैं तो टॉटोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं। सबसे पहले पाई बॉन्ड पे क्या अटैच करना है, Br2। हैलोजन का एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। कोई यहाँ पे रीअरेंजमेंट की तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट तो मिलता नहीं है। इंटरमीडिएट आपको क्या मिलता है, साइक्लोब्रोमोनियम आयन। वापस से पूरा मैकेनिज्म ही बता देता हूँ। Br2 से क्या मिलेगा, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या प्रेजेंट होता है, लॉन पेयर। जहां पर इलेक्ट्रोफाइल के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है वो पाई बॉन्ड पे अटैच होने के बाद साइक्लोहेलोनियम आयन टाइप बनाता है। अगली स्टेप में Br माइनस इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो फाइनली डाई ब्रोमो डेरिवेटिव आपको मिल गया NaNH2। NH2 माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आपको हीट करना है, एलिमिनेशन होगा। 1 टाइम एलिमिनेशन होगा, 2 टाइम एलिमिनेशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डाई ब्रोमाइड आपको दे रखा है। तो ये कितना हो गया अपने पास, HBr। ये सेम साइड से रिमूव कर रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर एलिमिनेशन तो एंटी होता है, आपने सिन एलिमिनेशन कैसा कर दिया। ये केवल यहाँ पे दिखा रखा है, ये असली स्ट्रक्चर थोड़ी है। यहाँ पे तो मैंने सारी की सारी सॉलिड लाइन बना रखी है। कार्बन और कार्बन में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड होता है। फ्री रोटेशन अलाउड होता है तो Br के ऑपोजिट में H में ला सकता हूँ, उस तरीके से बस मुझे कार्बन को रोटेट करना पड़ेगा। 2 टाइम्स एलिमिनेशन होगा, तो ये क्या बन गया, अल्काइन। अब ये टर्मिनल अल्काइन जो बना है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है। तो डाइल्यूट कंडीशन में एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करते हैं तो एसिड से क्या H प्लस अटैच होता है, और डाइल्यूट कंडीशन में वाटर न्यूक्लियोफाइल होता है। वाटर से क्या अटैच होगा, OH माइनस। H प्लस और OH माइनस अटैच हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर का केस आता है ये। तो HgSO4 कैटालिटिक अमाउंट में OMDM के जैसा ही होता है ये। विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आपको बनाना होता है। H प्लस जब अटैच होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन आपको स्टेबल ही बनाना है, और जब कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे बस 2 टाइम एडिशन होगा, इतना ध्यान रखना है। तो H प्लस OH माइनस OH माइनस, यहाँ से आप रिमूव कर दो H2O, तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, कीटोन। अब इस कीटोन को अगर आपने बहुत ही लंबे समय के लिए OD माइनस D2O के एनवायरनमेंट में रखा, कीटोन में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये सारे अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम एटम अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली केवल क्वेश्चन इतना सा है कि इस पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं। ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस अल्फा कार्बन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, और ये सारे एसिडिक प्रोटॉन OD माइनस D2 के एनवायरनमेंट में रिप्लेस होकर ड्यूटेरियम एटम अटैच हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने पास कितना आ गया, 4।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच प्रेजेंट इन द अल्कीन फॉर्म्ड बाय 2,2 और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो बेसिकली अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन है, इवन एलिमिनेशन होता है और इवन एलिमिनेशन के बाद फाइनली जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा सेडजेफ एल्कीन बनाना है और इस सेडजेफ एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा इसका। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, ये हो गया अपने पास ब्यूटेनॉल, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। कौन सा होगा? इवन एलिमिनेशन होगा। फाइनली इवन एलिमिनेशन की जो प्रोडक्ट है सेडजेफ एल्कीन आपको बनाना है। बताइए किस तरीके से रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। एसिडिक है तो H प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ओके लोन पेयर पे अटैच होता है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH2 प्लस। OH2 प्लस बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। लीविंग ग्रुप लीव करने के बाद यहाँ क्या बन गया? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट 1 डिग्री पे है और यहाँ पे बेसिकली 3 डिग्री कार्बन है एडजेसेंट में, तो ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। रीअरेंजमेंट जब होगा तो ये कार्बोकेटाइन का तो 1 टू शिफ्ट होगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को माइग्रेट करना होता है और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले कौन आता है? हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, अल्काइल ग्रुप कहीं नहीं जाएगा, तो ये पॉजिटिव इधर आ गया। फाइनली यहाँ पे भी एक 3 डिग्री है, इधर भी एक 3 डिग्री है। अगर अगली स्टेप में भी आप कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाते हो तो इस पर्टिकुलर स्टेप में जो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे स्टेबिलिटी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, और अगर कहीं पे भी स्टेबिलिटी का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट का कोई स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है। तो ये अपने पास मोस्ट स्टेबल रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन बन गया। अब लास्ट और फाइनल स्टेप में क्या करना होता है? बीटा कार्बन से H+ रिमूव करो। तो इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ये दोनों बीटा कार्बन सेम है और ये बीटा कार्बन डिफरेंट है। यहां से अगर रिमूव करेंगे H+ एटम को तो बेसिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिलेगा और ये प्रोडक्ट में टोटल अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर लो। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको मिल गया 3 + 3 + 3 + 3, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। बहुत इजी क्वेश्चन था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन आपको फॉलो करना था और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी जो अल्कोहल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दे रखा है बहुत ही सिंपल सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। कोई कॉम्प्लिकेटेड साइक्लिक अल्कोहल आपको नहीं दे रखा है, क्योंकि साइक्लिक अल्कोहल में साइक्लिक कार्बोकेटाइन बनता है और साइक्लिक कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी भी होता है। तो बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको बहुत ईजी दे रखा था। इजीली आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करके फाइनल प्रोडक्ट बना सकते थे। फाइनल प्रोडक्ट में टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एल्कीन प्रोडक्ट व्हेन 2-chloro-2-cyclobutyl हेक्सेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH इन प्रोसेस ऑफ हीट। अल्कोहलिक KOH जैसे ही आपने सुना E2 एलिमिनेशन ध्यान में आ गया होगा और अल्कोहलिक KOH से E2 एलिमिनेशन होता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने पास क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन करना। E2 एलिमिनेशन के फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे काउंट करना है। मेजर और माइनर जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे कोई मेजर प्रोडक्ट आपको नहीं बताना है, टोटल प्रोडक्ट आपको बताने हैं। 2-chloro-2-cyclobutyl हेक्सेन, ये हेक्सेन हो गया 1 2 3 4 5 6, 2-chloro और 2-cyclobutyl, ये साइक्लोब्यूटाइल बना दिया। अल्कोहलिक KOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट, E2 एलिमिनेशन होता है। E2 एलिमिनेशन में कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट तो होता नहीं है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं है मतलब कि कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है। सिंपली आपको क्या करना होता है कि जहां पे ये हैलोजन अटैच है इसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से H+ हटाओ, अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप Cl- हटाओ, फाइनली एल्कीन का फॉर्मेशन कर दो। तो ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है इधर, ये इधर भी बीटा कार्बन है। तीनों बीटा कार्बन डिफरेंट हैं। तो बेसिकली तीनों साइड से आपको 3 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट तो मिल ही जाएंगे। यहां पे साइक्लोब्यूटाइल बचेगा एक। इस साइड से अगर करेंगे तो एक साइक्लोब्यूटाइल लेफ्ट होगा, और अगर साइक्लोब्यूटाइल वाले कार्बन को आप बीटा कार्बन अज्यूम करते हो तब ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा?
टोटल 3 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आपको मिले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ एल्कीन आपको बताना है, का मतलब स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करना है। तो कायरल कार्बन है क्या? नहीं है, लेकिन इस पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल है, तो ये 2 प्रोडक्ट तो हो गए। कायरल कार्बन नहीं है, सही पाई बॉन्ड के अबाउट, सॉरी यहाँ पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल था, यहाँ पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। स्ट्रक्चरली भी एक ही है, स्टीरियो केमिकली भी एक ही है। कायरल कार्बन नहीं है, इस पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम आएगा, तो ये भी स्टीरियो केमिकली एक हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एल्कीन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको कितना मिल गया? 4। बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ SN1 एंड SN2, सॉरी SN1 इफ R2 chlorobutane on reaction with NaOH and H2O in presence of acetone gives 98% inverted product। कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आपको बात कर रखी है, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें 98% इन्वर्जन हो रहा है। तो बेसिकली रिएक्शन से तो कोई मतलब नहीं है, इस रिएक्शन में जो इन्फॉर्मेशन मिला है इसको यूटिलाइज करके आपको बताना है कि कितना SN1 हुआ है, कितना SN2 हुआ है। प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है। R2 क्लोरोब्यूटेन, चलो ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, लेट अस से कि ये R2 क्लोरोब्यूटेन है, इसी ने बता रखा है। रिएक्शन किससे किया? NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो अपने पास ये लीविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH-, OH- यहाँ पर अटैक करेगा, Cl लीविंग ग्रुप चला जाएगा, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? 2 ब्यूटेनॉल। और 2 ब्यूटेनॉल में आपको R2 ब्यूटेनॉल मिल सकता है, S2 ब्यूटेनॉल मिल सकता है, इन्वर्टेड और रिटेंशन दोनों के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि SN1 की बात है या SN2 की बात है। SN2 में कंप्लीटली इन्वर्जन होता है और SN1 में रेसमाइजेशन के प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के मिलते हैं। अब इसने क्या बोला है? 98% इन्वर्टेड है, 98% इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। तो 2% यहाँ पे रिटेंशन भी हुआ है। तो बताइए SN1 कितना हुआ, SN2 कितना हुआ? SN1 में क्या मिलता है? रासायनिक मिक्सचर मिलता है। 2% रिटेंशन का जो प्रोडक्ट है 2% इन्वर्टेड प्रोडक्ट को खा जाएगा बेसिकली, तो 4% तो अपने पास क्या हो गया? रासायनिक मिक्सचर। और रेस्ट 96% क्या है? कंप्लीटली इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। तो आपको सिंपली पता चल गया कि SN1 कितना परसेंट हुआ है? 4%। SN2 कितना परसेंट हुआ है? 96%। आंसर क्या आ गया? 4%। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दे रखा है Na इन प्रेजेंस ऑफ NH3, बर्ड्स रिडक्शन करना है, और बर्ड्स रिडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इस प्रोडक्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, केवल आपको ये पता करना है कि बर्ड्स रिडक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है और किस तरीके से सिन एडिशन, एंटी एडिशन, मतलब कि स्टीरियो केमिकली आपको पता करना है कि रिएक्शन किस तरीके से होता है। कंपाउंड बहुत ही सिंपल दे रखा है, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपको जो एक्सरसाइज शीट प्रोवाइड किया हुआ है उस एक्सरसाइज शीट में से ही है। तो अगर एक्सरसाइज शीट भी अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन का, तो ये मार्क्स तो आपको फ्री में मिलेंगे। और यहाँ पे डैश पे कौन होगा? H। रिएक्शन आपको किससे करना है? Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। बर्ड्स रिडक्शन क्या करता है? अल्काइन को रिड्यूस करके अल्कीन में चेंज कर देता है। अल्कीन भी कौन सा आपको बनाना है? एंटी एडिशन होता है, तो ट्रांस अल्कीन आपको बनाना है, और अल्कीन के बाद फर्दर रिडक्शन करके अल्केन तक कन्वर्ट नहीं करता है, पार्शियल रिडक्शन केवल यहाँ पे होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन आपको क्या बताना है? X इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में आपको ये 2 बातें बतानी है और इन दोनों का सम करना है, X प्लस Y करना है। तो बताइए, बर्ड्स रिडक्शन जब करेगा तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन होगी, अल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कीन में। एंटी एडिशन होता है तो ट्रांस अल्कीन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो कायरल कार्बन है ना, ये जो मार्क मैंने कर रहा हूं, इन कायरल कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दे रखी है, इस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे
इसको जैसे मान लो कि ये जो ग्रुप लगा रखा है ये वेज में लगा रखा है, तो आप इसको डैश में पहुंचा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन कहाँ होता है, ट्रिपल बॉन्ड पे होता है। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये वेज में ही रहेगा, ये वेज में ही रहेगा, ये वेज में रहेगा, और ट्रांस एल्कीन यहां से मिलेगा आपको। ट्रांस एल्कीन बना दो इस तरीके से। तो प्रोडक्ट तो बेसिकली बहुत स्पेसिफिक है, यहां से ट्रांस एल्कीन, यहां से ट्रांस एल्कीन, यहां से ट्रांस एल्कीन, बेसिकली ये एक ही प्रोडक्ट मिला है। और इसमें ऐसा स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन अब हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जिस पाई बॉन्ड पर रिएक्शन हो रहा था वहां से तो आपने ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, और बाकी के जो कायरल कार्बन प्रेजेंट है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करके दे रखा है, और वहां रिएक्शन जब नहीं हुआ है तो अलग से और कोई कॉन्फ़िगरेशन हम बना नहीं सकते। प्रोडक्ट आपको कितना मिल गया, एक आंसर तो ये हो गया। और इस प्रोडक्ट का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको काउंट करना है, 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड 1 साइकिल, टोटल इसका डी कितना हो गया 4, आंसर इसका कितना आ गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जे एडवांस में बायोमोलिक्यूल वाले पोर्शन में मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, और इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट हमें काउंट करना है, कितने प्रोडक्ट हम यहां पे बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस बहुत इजीली हम कर सकते हैं, ट्रिक भी आपको बता रखा है। हाइड्रोलिसिस मोस्टली हमें किसका करना होता है, एसिड डेरिवेटिव का, और एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करने के बाद वापस से क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सम अदर मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोलिसिस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट आपको काउंट करने हैं। तो ये हो गया अपने पास NH2, मैं बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं बना रहा हूं, बहुत ही लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल है ये। CH3 है, इसके बाद यहां पे क्या आ गया OCH3, यहां पे वापस से क्या आ गया डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे क्या आ गया नाइट्रोजन, और एक कार्बन पे क्या अटैच्ड है, वापस से कार्बन अटैच है, उस पर OCH3 अटैच है। अगले कार्बन पे चले गए, उस पर कार्बन अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और उसके बाद हम आ जाते हैं NH के बाद एक कार्बन है, इस कार्बन से कुछ और फर्दर ग्रुप अटैच आपने किया हुआ है, ये ऐसा कुछ है ना। ठीक है, बाकी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पार्ट हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपको फंक्शनल ग्रुप पे जाना है जिस फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो सारे तो एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस होता है, ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है। ईथर किससे मिलके बनता है, अल्कोहल प्लस अल्कोहल। तो वापस से जब ईथर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्कोहल प्लस अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको केवल इतना नोटिस करना है कि कहाँ पर एसिड डेरिवेटिव दे रखे हैं। ये जो मिथाइल अमाइन है या CH3OH है, इनका हाइड्रोलिसिस थोड़ी होता है, क्योंकि ये बेसिकली किसी के भी कंडेंसेशन से नहीं बने, तो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये NH2 इधर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, CONH यहाँ पे अपने पास अमाइड लिंक है, हाइड्रोलिसिस होगा। तो इधर से क्या चला जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, ये अमाइन में चला जाएगा। क्या अटैच करना है, OH-, यहाँ क्या अटैच करना है H+। एक प्रोडक्ट तो ये हो गया। अब यहाँ से बढ़ते जाओ, यहाँ पे भी अमाइड लिंक आ रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होगा, OH-, H+, एक प्रोडक्ट आपके पास ये हो गया, 2, ये फर्स्ट। अब यहां पहुंच गए, यहां से कनेक्टेड है इधर, यहाँ ईथर आ गया, ईथर आ गया तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होगा, एक तरफ H+, एक तरफ OH-, CH3OH, ये थर्ड प्रोडक्ट आपके पास हो गया। और ये जो रिएक्टेंट है ये चलता जा रहा है यहां तक। इसके बाद वापस से अमाइड लिंक आया है, अमाइड लिंक में वापस से हाइड्रोलिसिस होगा, OH-, H+, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फोर्थ प्रोडक्ट आपके पास आ गया। इसके बाद देखना, ये जो नाइट्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ बेसिकली कोई C डबल बॉन्ड O तो है नहीं, C डबल बॉन्ड O नहीं है, इसका मतलब कोई अमाइड नहीं है, अमाइन है। अमाइन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो कंटिन्यू करते रहो इसको, यहाँ से कंटिन्यू करते रहे। यहाँ पे वापस से ईथर आ गया, ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है H+, OH-, तो वापस से आपको क्या मिल गया, मीथेनॉल। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको पहले से मिल चुका है, तो उसके ऊपर आप 5th इंडिकेट मत करना,
क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट आपको काउंट करना है। मीथेनॉल केवल एक ही प्रोडक्ट आपको मिला है, लेकिन एक प्रोडक्ट के कितने मोल हो गए? 2। तो मोल तो 2 है, लेकिन प्रोडक्ट अभी एक ही है। इसके बाद वापस से आगे बढ़ते रहे, यहाँ पे वापस से ही अमाइड लिंक आ गया, OH माइनस H प्लस। तो ये इतना जो पार्ट है ये वापस से एक 5th प्रोडक्ट हो गया, और ये जो इतना पार्ट है ये कौन सा हो गया? 6th प्रोडक्ट हो गया। अब इस बाकी के पार्ट में आप देख लो, कहीं पे कोई एसिड डेरिवेटिव नहीं है, कहीं पे कोई ईथर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, तो ये 6th प्रोडक्ट है। तो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करने से प्रोडक्ट आपको कितने मिल गए? 6 डिफरेंट प्रोडक्ट है, और इसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा है CH3OH मीथेनॉल, जिसके बेसिकली 2 मोल आपको मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी था, बस आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अच्छे से ध्यान देना था। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इतना आप देखते हैं कि जहां पर भी ऐसे डेरिवेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। ईथर का हाइड्रोलाइसिस भी होता है, वो भी हमने पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास, इन हाउ मेनी रिएक्शन CH3CHO एसिटाल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली रिडक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बेसिकली 4 रिएक्शन आपको दे रखी है, और इन चारों रिएक्शन से रिडक्शन के रिएजेंट रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद 2 अपने पास कॉलम मैच सॉल्व करने हैं। इन हाउ मेनी रिएक्शन CH3CHO इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट, एसिटाल्डिहाइड बनाना है। तो पहली रिएक्शन क्या है? CH3CN, ये तो बहुत ही अच्छा है, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टीफन्स रिडक्शन। और स्टीफन्स रिडक्शन से जो अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जो नाइट्राइल होता है, इसको हम फाइनली हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या बना देते हैं? एल्डिहाइड। ये सब आपको बता रखा है। अगर आपने C ट्रिपल बॉन्ड N का डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? पहले इसका स्टीफन्स रिडक्शन करो। स्टीफन्स रिडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, उस प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पे एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो SnCl2, इससे क्या बनता है? SnCl4 + 2H। ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके CH डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन करते हैं। इसका अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। बेसिकली 2 बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 2 OH माइनस इधर आ गए, 2 H प्लस इधर आ गए, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, CH3CHO एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर आपको C ट्रिपल बॉन्ड N से कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए भी एक ट्रिक बता रखी है। क्या कर सकते हैं? इसकी रिएक्शन पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N में चला जाएगा। फिर उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस से कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, लेकिन इस बार जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो कीटोन होगा। और अगर एल्डिहाइड बनाना है तो स्टीफन्स रिडक्शन, ये मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट वाले में तो CH3CHO एल्डिहाइड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। अब नेक्स्ट रिएक्शंस भी देख लेते हैं। टोटल 4 रिएक्शन है, काउंट करना है कि कितनी रिएक्शन में CH3CHO प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। अगली रिएक्शन भी बहुत ही आसान है, P के बाद Q आ गया, CH3CH ये आपको दे रखा है। तो CH3CH और अल्कोहल का ऐड कर रखा है। क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर दो। ईथर टाइप सिचुएशन है, एक तरफ OH माइनस OH माइनस H प्लस H प्लस, तो ये तो किस में चला गया? अल्कोहल में। और यहाँ पे क्या आ गया? 2 OH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद CH3CHO बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? 2 अल्कोहल जुड़ा हुआ है और एल्डिहाइड से बना था, इसको एसिटल बोलते हैं। ये सब आप कार्बोनिल कंपाउंड के चैप्टर में पढ़ोगे। फिलहाल इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करके प्रोडक्ट हम बहुत इजीली बना सकते हैं। प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? एसिटाल्डिहाइड। R आप देखिए, R में हम जब आए तो इससे डाइबल H का जो रिएक्शन है वो रिवाइज हो गया। डाइबल H एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है। डाइबल H बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो डाइबल H किसी को भी रिड्यूस कर सकता है और प्रोडक्ट फाइनली आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। लेकिन अगर लो टेम्परेचर -78 की बात करते हैं, स्पेसिफिक यूज करते हैं केवल डाइबल H का हम, तो ये क्या करता है? एस्टर को रिड्यूस करता है और एस्टर को कंप्लीटली रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता, केवल एल्डिहाइड बना के आप छोड़ दो। अल्कोहल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो डाइबल H के एक से ज्यादा इक्विवेलेंट यूज किए जा सकते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सकता है। तो थर्ड रिएक्शन भी रिवाइज हो गया। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी अगेन डाइबल H का ही है, सिंपल है ये भी। हाइड्रोलाइसिस, लो टेम्परेचर मेंटेन करना है।
अगर आप C ट्रिपल बॉन्ड N का डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, OH माइनस OH माइनस H प्लस H प्लस H प्लस, अमोनिया बन जाएगा और इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है तो आपको C ट्रिपल बॉन्ड N को C डबल बॉन्ड N में रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए दो रिएजेंट आपने पढ़े थे, एक तो डाइबेल H पढ़ा था और दूसरा स्टीफन्स रिडक्शन। तो यहां से डाइबेल H बेसिकली क्या करेगा, C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट करेगा। उसका हाइड्रोलाइसिस अगर आप करोगे तो उसके बाद फाइनली एल्डिहाइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3CHO। तो टोटल 4 रिएक्शन आपको गिवन था और सभी 4 रिएक्शन में एल्डिहाइड CH3CHO प्रोडक्ट आपको मिला है। तो इस क्वेश्चन का 18th क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अपने पास कॉलम मैच है और यहां बेसिकली जो रिएक्शंस आपने अभी तक पढ़ा है ना, इनके बारे में कुछ जनरल रिएक्शंस दे रखी है और इन जनरल रिएक्शंस को मैच करना है कि कहां पे SN1 SN2 E1 E2 कौन सी रिएक्शन है या किस टाइप का प्रोडक्ट हमें मिला है। तो फर्स्ट कॉलम मैच पे आ जाते हैं। फर्स्ट कॉलम मैच अपने पास एलिमिनेशन चैप्टर से है। Me CH CH2 CH3 O CO CH3, इसको केवल हीट करना है। तो ये आपको सीधा नजर आ रहा है पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर। पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन होता है और जहां पर एस्टर अटैच्ड है बेसिकली अल्फा कार्बन है और इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से H प्लस को रिमूव करो, अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप एस्टर को रिमूव करो, तो यहां से बेसिकली 2 एल्कीन आपको मिल सकता है। यूजुअली मेजर एल्कीन आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो सेटजेफ होता है, लेकिन ये आपको बता रखा है कि पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर कौन सा मैकेनिज्म होता है, EI मैकेनिज्म होता है। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहां पे EI मैकेनिज्म में कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, ये सब अभी हम लिखेंगे। अगला अपने पास क्या है, अल्कोहल H प्लस H2O, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल E1 एलिमिनेशन होता है। अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक KOH। अल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में जब अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, E2 एलिमिनेशन होता है। कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। और ये जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है फ्लोरीन, अगर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH से आप रिएक्शन करो तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना होता है, E1CB। अब बताइए यहाँ पे जो सेकंड कॉलम दे रखा है, इस सेकंड कॉलम में क्या है, E1 है, E2 है, EI मतलब कि पाइरोलिसिस वाला केस है, एक सेटजेफ प्रोडक्ट है और एक हॉफमैन प्रोडक्ट है। इन सभी से हमें मैच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर का क्वेश्चन है, EI एलिमिनेशन होता है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनानी होती है और जो हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर आता है। तो ये बेसिकली किससे मैच कर जाएगा, हॉफमैन से और इससे EI से। तो ये अपने पास क्या हो गया, ROT। इसके बाद अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको करना है, तो बेसिकली H प्लस एटम OH पे अटैच होता है, OH2 प्लस अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद वाटर लीव करता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है। कार्बोकेटाइन का जो नेक्स्ट कार्बन है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से H प्लस रिमूव करके फाइनली एल्कीन बना देता है। E1 एलिमिनेशन होता है और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, सब्जेक्ट प्रोडक्ट, जो मोर स्टेबल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वही आंसर होता है। तो यहाँ अपने पास आंसर कौन सा आ गया, P और S, P और S। अगला कौन है, सिंपल अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक KOH के साथ E2 एलिमिनेशन होता है। E2 एलिमिनेशन में हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट ही मिलता है, Q और S। लास्ट अपने पास क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप का केस। पुअर लिविंग ग्रुप के केस में E1CB मैकेनिज्म होता है। E1CB मैकेनिज्म किस तरीके से है कि सबसे पहले तो ये बेस है ना, बीटा H प्लस को कंप्लीटली रिमूव कर लेता है। कंप्लीटली रिमूव करने के बाद कार्बेनाइन इंटरमीडिएट मिलता है। ये कार्बेनाइन इंटरमीडिएट कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बेनाइन या 1 डिग्री कार्बेनाइन। 1 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फ्लोरीन को किक आउट कर देगा। तो यहां से जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कौन सा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये सब बातें आपको बता रखी है कि E1CB मैकेनिज्म में भी हॉफमैन प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो लास्ट अपने पास कौन सा हो गया, T। पहले का आंसर क्या हो गया, RT, सेकंड का हो गया PS, थर्ड का क्या हो गया, QS और लास्ट ऑप्शन हो गया T।
E1 CP मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे सेकंड कॉलम में कहीं पे भी E1 CP मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ। नेक्स्ट कॉलम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे दिया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको ये पता करना है कि कहाँ पे SN1 है, कहाँ पे SN2 है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है या नहीं बन रहा है। SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है या ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है। ये सारी बातें आपको फाइंड आउट करनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। तो फर्स्ट इसमें कॉलम आप देखिए ABCD, OH Me, यहां पे DOH, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे भी आ गए हम, और वापस से ये अल्कोहल आ गया। रिएक्शन किससे कर रहे हैं? SOCl2, बहुत अच्छा रिएजेंट है। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे? अल्कोहल की रिएक्शन जब SOCl2 से करवाते हैं तो OH को हटा के Cl लग जाता है। कौन सी रिएक्शन होती है? SNI, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में कौन से प्रोडक्ट आपको मिलते हैं? रिटेंशन के प्रोडक्ट। SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस अपने पास यूजुअली कौन सा होता है? पायरिडीन। यहाँ पे क्या दे रखा है? ट्राईइथाइलअमाइन। तो बेस की प्रेजेंस में SOCl2 के साथ जब अल्कोहल का रिएक्शन करता है तो नॉर्मल SN2 रिएक्शन होती है, और SN2 रिएक्शन में क्या मिलता है? इन्वर्जन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। HCl एल्कीन है। एल्कीन पे एक ही सबसे मोस्ट कॉमन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में HCl हैलोजन एसिड आपको ऐड करना है। HCl से आपको क्या मिलेगा? H+ इलेक्ट्रोफाइल, Cl- न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशीज होती है। तो ये जो Cl- है ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। कितने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है? 2। और जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? देखना, CH3Me, यहाँ पे क्या है? Me और Cl। तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप अटैच है। 2 CH3 ग्रुप अटैच है तो ये कायरल नहीं है। कायरल नहीं है तो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस बात पे आपको ध्यान देना ही नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट है। अब आगे क्या आ गया इसमें? NH इन प्रेजेंस ऑफ CH3Br से रिएक्शन करना है। अब देखना, CH3Br तो बाद में, पहले कौन है? सोडियम हाइड्राइड है। Na+H-, H- बहुत ही अच्छा बेस है। सोडियम हाइड्राइड के साथ ORM1 में हमने रिएक्शन पढ़ा था। तो H- बहुत अच्छा बेस है, हाइड्राइड आयन, और बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले एसिड बेस रिएक्शन पे ध्यान दो। एसिड बेस रिएक्शन केवल एक ही कंडीशन में फिजिबल है, जब यहाँ पे अपने पास बहुत अच्छा बेस हो और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन तो है, तो ये ध्यान से देख लो, ये जो काइरल कार्बन है ना, इस काइरल कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, काइरल कार्बन पे अटैच्ड OH पे रिएक्शन हो रहा है, ये OH- CH3। तो इस काइरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रिटेन रहेगा। और CH3Br, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, तो नॉर्मल CH3Br के साथ कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? OCH3, ईथर आपने बना दिया, और काइरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रहा, क्योंकि उस पर्टिकुलर काइरल कार्बन पे रिएक्शन हुआ ही नहीं कभी। तो ये सारी रिएक्शन की जो रामायण है हमने वो पता कर ली, सारे प्रोडक्ट आपने बना दिए। अब आपको बेसिकली सेकंड कॉलम से मैच करना है। ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, inversion of configuration, retention of configuration, optically inactive product और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। PQRST, टोटल 5 ऑप्शन अपने पास इस कॉलम में। अब आप देखो, SOCl2 के साथ SNI रिएक्शन होता है, यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं होता है, बेसिकली साइमल्टेनियस अटैक होता है Cl- का, और OH यहाँ से साइमल्टेनियसली लीव करता है। तो ये बेसिकली अपने पास क्या आ गया? पहले भी इस काइरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि काइरल कार्बन था तो ऑप्टिकली एक्टिव था, और फाइनली यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें रिटेंशन होगा, OH को हटा के Cl लगा दो तब भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है विद रिटेंशन, तो PQR, मतलब कि P और R आ गया अपने पास। अब अपना अगला क्या है? SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, सॉरी
ट्राईइथाइलअमाइन मतलब कि बेस है तो SN2 इन्वर्जन होगा। तो OH अगर यहाँ पे मान लो कि फ्रंट साइड पे लगा हुआ है इस तरीके से, तो Cl कहाँ चला जाएगा, बैक साइड पे। पहले भी ऑप्टिकली एक्टिव था, बाद में भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। एक ही प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों के प्रोडक्ट मिल गए तो ओवरऑल आपको रैसमिक मिक्सचर मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा इन्वर्जन का और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, P और Q। अगले में क्या आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मिला है। तो ये अपने पास क्या हो गया, PQRST हो गया। और लास्ट जो ऑप्शन है इसमें आप देखिए, पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, इसके बाद ये O- ऑक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल ने CH3 पे अटैक किया, नॉर्मल कौन सा रिएक्शन हुआ, SN2। और यहां पे ये जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, तो PQR R तो हो गया। और ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं भाई, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, और P, क्योंकि इस कायरल कार्बन पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं हुआ, पहले भी वो कायरल कार्बन था, प्रोडक्ट में भी कायरल कार्बन है, तो ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट से ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट हमें मिल गया।